सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है मंगलवार, तारीख है 28 मार्च 2023। विषय है पंजाब को षड्यंत्रकारियों से बचाया जाए। यह आलेख लिखे हैं प्रभु चावला जी, जो एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हैं। दमन के विरुद्ध लड़ने वाले गुरुओं और योद्धाओं की गाथाओं से सिख इतिहास भरा पड़ा है। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या मुगल बादशाहों ने की, शहीद बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने पहले सिख शासन की स्थापना की, और महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने महान सिख साम्राज्य को स्थापित किया। ये सब संत थे जो मुगलों से लड़े। ये अपने धर्म की पवित्रता तथा विदेशियों से भारत की आज़ादी के लिए लड़े। इनमें से किसी ने कभी खालिस्तान शब्द का उच्चारण नहीं किया था। सदियों बाद आईएसआई और पाकिस्तान द्वारा पूरी तरह प्रायोजित भिंडरावाले उनके राह पर चलने का दावा करता हुआ प्रकट हुआ, लेकिन वह एक आतंकवादी था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से मारे जाने तक पंजाब में मौत और बर्बादी की वजह बना रहा। उस ऑपरेशन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान गई और जनसंहार हुआ। वह दर्दनाक याद सिख समुदाय के जेहन में है, पर इससे उनकी देशभक्ति का लोप नहीं हुआ। अब अमृतपाल सिंह नामक बहुरूपिया साक्षात्कारों में कह रहा है कि उसे खालिस्तान के लिए हथियार उठाने से गुरेज नहीं होगा। इतिहास साक्षी है कि झूठे धार्मिक आख्यान मानवता को तबाह कर सकते हैं। कुछ सप्ताह से गलत वजहों से भारत में बड़ी चर्चा चल रही है। उपदेशक बनने की चाह रखने वाला यह युवा अपने समुदाय और देश को खतरे में डाल रहा है। उसे आईएसआई नशीले पदार्थों से होने वाली कमाई से मदद दे रही है, जबकि आम पाकिस्तानी भूख से मर रहे हैं। कनाडा और ब्रिटेन में सुरक्षित बैठे कायरों से मिलने वाला अलगाववादी दान अमृतपाल के राष्ट्र विरोधी उत्पात की संजीवनी है। पाकिस्तान जैसे असफल देश आगे बढ़ते हुए एकजुट भारत से ईर्ष्या करते हैं। आप सरकार की अनुभवहीनता और अक्षमता का लाभ उठाते हुए अमृतपाल और उसके सगी पंजाब में हिंदू सिख विभाजन के लिए जहरीला अभियान चला रहे हैं। दुर्भाग्य से चक्कर काटते सियासी गिद्ध अमृतपाल को नए भिंडरावाले के रूप में वैधता दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि सिख अतिवादी के छोटे गुटों के बीच की तानातानी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत और सिख समुदाय के बीच के संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। खालिस्तानियों ने विदेशों में भारतीय दूतावासों में तोड़फोड़ की है। चूँकि अकालियों और कांग्रेस ने अपना पारंपरिक सिख जनाधार खो दिया है, वे खालिस्तानियों पर उंगली न उठाकर राज्य सरकार को निशाना बनाते रहते हैं। उनके लिए अमृतपाल से कहीं अधिक खराब भगवत मान सरकार है, जिस पर आरोप है कि अलगाववादियों को उसने खुला मंच लेने दिया। अमृतधारी सिख के रूप में अमृतपाल के अचानक सामने आने की परिघटना बेहद नाटकीय है। कभी बिना दाढ़ी मूछों वाला और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाला व्यक्ति जो दुबई में ट्रक चलाता था, अचानक भिंडरावाले का अवतार कैसे बन गया? उसके पीछे कौन से लोग हैं? निश्चित रूप से यह सब कुछ सुनियोजित मामला है। वह सशस्त्र अंगरक्षकों के साथ खुलेआम राजद्रोह के लिए उकसाता रहा और अभी भी वह फरार है। वारिस पंजाब दे के संस्थापक किसान कार्यकर्ता दीप सिद्धू की मौत के 3 सप्ताह के भीतर अमृतपाल का उसका प्रमुख बन जाना रहस्यपूर्ण है। एजेंसियों को संदेह है कि इस समूह के फेसबुक पेज को हैक कर अमृतपाल को लाया गया है ताकि उसे विश्वसनीय बनाया जा सके। सिद्धू के परिवार में जांच की मांग की थी, पर पंजाब सरकार ने उसे अनदेखा कर दिया था।
4 माह बाद अमृतपाल ने खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने का अभियान छेड़ दिया। वह राज्य में घूम घूम कर हथियार और पैसे जुटा रहा। वह मीडिया में सनसनी बन गया। एक उकसाऊ भाषण में उसने कहा, खालिस्तान के हमारे लक्ष्य को खराब और वर्जित नहीं माना जाना चाहिए। इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि इसके क्या भू राजनीतिक लाभ हो सकते हैं। यह एक धारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं। हम इसे दिल्ली से नहीं मांग रहे हैं। उसने गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी कि उनकी नियति इंदिरा गांधी जैसी हो सकती है। फिर भी पंजाब की कानूनी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन अजनाला थाने पर हमले के बाद उसने जनसमर्थन खो दिया। भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस ने तुरंत कार्रवाई की मांग की, पर अब सरकार ने केंद्र के संकेत के बावजूद देर से कार्रवाई की। पंजाब पुलिस ने उसके सैकड़ों करीबियों को पकड़ा है पर लाखों सीसीटीवी कैमरों के बाद भी यह अलगाववादी पकड़ से बाहर हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमृतपाल को पकड़ने की योजना में खामियां थी। उसके घर पर आधी रात को छापा नहीं मारा गया, जिससे उसे भागने का पूरा मौका मिल गया। अब एजेंसियां उसके बारे में जानकारियां बाहर ला रही हैं। संदेहास्पद स्रोतों से उसके 30 करोड़ रुपए पाने की खबर मीडिया में लीक की गई है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों इस पैसे का पता क्यों नहीं कर सकी। निर्दोष युवाओं की गिरफ्तारी के बाद पहले हुई पुलिस ज्यादतियों की यादें ताज़ा कराई जा रही हैं। राजनीतिक दल मान सरकार के विरुद्ध हो गए हैं। अकाली दल ने आपको चले गए सिख वोटों को फिर से पाने के लिए हिरासत में लिए गए अमृतपाल के प्रति सहानुभूति रखने वालों को कानूनी सहायता देने की घोषणा की है। कुछ लोगों को भाजपा शासित असम भेजकर पंजाब सरकार ने ऐसा संकेत दिया है कि उसकी कार्रवाई दिल्ली की सहमति से हो रही है। अमृतपाल भारत के लिए खतरा है और बना रहेगा। भारतीय दूतावास पर विरोध से इंगित होता है कि वारिस पंजाब दे और बाहर से खालिस्तानी तत्वों के बीच अच्छी साठगांठ है। विभिन्न देशों में 1 दर्जन से अधिक सिख सांसद पुलिस कार्रवाई की निंदा कर चुके हैं। पंजाब में इंटरनेट सेवाओं पर बेमतलब पाबंदी से बाहर के सिख परेशान हुए, क्योंकि उन्हें घर की सूचनाएं मिलने में मुश्किल आई। इस पाबंदी से खतरनाक अफवाहों को भी बल मिला। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के अधिकतर कूटनीतिकों ने अपने कार्यक्रम रद्द किए। ऐसे समय में जब दुनिया भारत को एशियाई शेर के रूप में देख रही है, विदेशी समर्थन से राष्ट्र विरोधी उभार देश की कहानी को अस्थिर कर सकता है। अमृतपाल जैसे क्षणिक अपवाद को ऐसा नहीं करने दिया जा सकता है। केंद्र और राज्य को राजनीतिक भेद परे रखकर एवं सिख समुदाय को साथ लेकर गद्दारों को दबाना चाहिए। सिखों की गौरवपूर्ण विरासत, उनका परिश्रम और राष्ट्रवाद राजनीति तथा विभाजन से प्रभावित नहीं हो सकता। अगला विषय है ग्रामीण विकास में नरेगा योगदान कर सकता है। यह आलेख लिखे हैं जया ट्रेंच, जो विजिटिंग प्रोफेसर रांची विश्वविद्यालय के हैं। झारखंड में बीते 6 सालों से विरसा हरित ग्राम योजना यानी BHGY के तहत जगह जगह आम की बागवानी की गई है। इसे पहले बिरसा मुंडा बागवानी योजना कहा जाता था। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नरेगा की छत्रछाया में लागू एक प्रादेशिक योजना है।
साल 2020-21 के इसके तहत 25,000 एकड़ से ज़्यादा में आम की बागवानी की गई है। आपको आशंका हो सकती है कि रोपे गए पौधों में ज़्यादातर मर चुके होंगे, लेकिन राज्य की सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अनुसार सच यह है कि आम के ज़्यादातर बिरवे जीवित और स्वस्थ हैं। हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 18,000 से अधिक परियोजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के आधार पर आकलन किया गया है कि पौधों की वार्षिक मृत्यु दर 5वें वर्ष तक लगभग 13% और इसके बाद के समय में नगण्य। इसका मतलब हुआ कि 57% वीरवे जीवित बचे रह गए हैं। हमने BHGY परियोजनाओं की प्राप्ति की आंतरिक दर IRR का अनुमान लगाने की कोशिश की। यदि आप किसी ऐसे बैंक के रकम जमा करते हैं जो सालाना 10% की वास्तविक यानी मुद्रास्फीति को समायोजित करते हुए ब्याज दर से भुगतान करता है, तो उस निवेश पर प्राप्ति की आंतरिक दर 10% होगी। 10% IRR वाली प्रौद्योगिक परियोजनाओं को शानदार माना जाता है, लेकिन हमें पता चला है कि आम के बागवानों को IRR इससे भी कहीं ज़्यादा है। स्पष्ट करते चलें कि हम यहाँ प्राप्ति की वित्तीय दर की बात कर रहे हैं, यानी प्रगत लागत और लाभ की गिनती के आधार पर प्राप्ति की आंतरिक दर का अनुमान लगा रहे हैं, चाहे यहाँ लागत और लाभ का वहन सरकार के जिम्मे हो या भूस्वामी के लिए प्राप्ति की आंतरिक दर निश्चित ही ज़्यादा होंगी, क्योंकि नरेगा के तहत ज़्यादातर शुरुआती लागत सरकार वहन करती है। यहाँ हम सामाजिक लागत और लाभ जैसे पर्यावरणीय और पोषण संबंधी लाभ को अपनी गणना में शामिल नहीं कर रहे हैं। IRR की गणना करने के लिए अंकेक्षण इकाई के उत्तरजीविता यानी आम के बिरवों की अनुमान को BHGY के लागत मापदंडों और आम की पैदावार को और कीमतों के सर्वोत्तम अनुभवों के साथ जोड़ा है। इससे पता चलता है कि 112 बिरवों से 1 एकड़ में बागवानी करने पर 5 साल में निवेश की लागत 3.38 लाख रुपये आती है। आम के विभिन्न किस्मों के मंडी मूल्य और BHGY के लाभार्थियों के साथ विचार विमर्श के आधार पर हम अपने तय किया कि आम का बेसलाइन मूल्य प्रति किलोग्राम 40 रुपये रखा जाए। यहाँ सभी आंकड़े 2019 की स्थिर मूल्यों के आधार पर मानकर लिए गए हैं। आम की सालाना पैदावार 40 वर्षों की अवधि में कितनी रहेगी, इसके आकलन के लिए हमने कृषि उपज की खरीद बिक्री संबंधी अध्ययनों तथा भूस्वामियों के साथ हुई चर्चा को आधार बनाया है। इस गणना में कई बार हमें अटकल का सहारा लेना पड़ा, लेकिन चाहे जो तरीका अपनाएं, निष्कर्ष यही निकलना कि प्राप्ति की आंतरिक दर सचमुच ज़्यादा है। आधारभूत बेसलाइन स्थितियों में करीब 31% राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तहत हुए 2005 के एक अध्ययन में भी IRR के इसी के आसपास होने की बात कही गई है। अगर कमाई इतनी ज़्यादा है तो नरेगा के आने से पहले झारखंड में अपने दम पर आम की फसल उगाने वाले किसानों की तादाद बहुत कम क्यों थी? मुख्य कारण यह है कि झारखंड में ज़्यादातर छोटे किसान हैं जो अपने दम पर ऐसा जोखिम भरा निवेश नहीं कर सकते। उनकी पहली प्राथमिकता पेट पालने भर फसल उपजाने की होती है। फसली ज़मीन
फसली ज़मीन को आम की बागवानी की जीवन में बदलना एक महंगा सौदा है। मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा 5 साल बाद ही संभव है, और जब किसान के पास जानकारी कम हो तो जोखिम बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ नरेगा की भूमिका किसानों को एक उत्पाद के निवेश करने में सक्षम बनाना है, जो आमतौर पर उनकी पहुंच से बाहर है। यह सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि एक ठोस आर्थिक उद्यम है। झारखंड में सभी नरेगा परियोजनाएं आम के बगीचों की तरह लाभदायक नहीं साबित हुई है। कई कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार का घून भी लगा हुआ है, लेकिन कुएं और बागवान इसके गवाह हैं कि झारखंड जैसे राज्यों में ग्रामीण विकास में नरेगा कितना बड़ा योगदान कर सकता है। यह हमारे लिए एक और अहम सीख है कि आम उन अनगिनत स्थानीय उत्पादों में से एक है जिसके उत्पादन का विकास झारखंड में स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए टिकाऊ, न्यायसंगत और भागीदारी परक तर्ज पर किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण तमाम गतिविधियों में लागू किया जा सकता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, शिल्प तथा लघु वनोपज यानी महुआ, तेंदू, बांस, मशरूम, शहद, गोंद आदि का उत्पादन। ऐसा करने के बजाय सरकार विकास के नाम पर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर ध्यान नहीं दे रही है। आम रोपाई योजना इसका एक सुखद अपवाद है। इसे एक आदर्श मानकर बरतना चाहिए। अगला आलेख है अंगदान महादान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अंगदान करने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में उन्होंने एक रेखांकित किया कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान से 8-9 लोगों की जीवन दान मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नियम बनाए गए हैं। हाल में सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा और निवास स्थान से संबंधित बाध्यताओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब कोई भी रोगी देश के किसी भी प्रांत में अंग प्रत्यारोपण के लिए अपना पंजीकरण करा सकता है। पहले यह नियम था कि 65 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अंगदान कर सकता है, पर अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में अंग प्रत्यारोपण में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्ष 15,000 से अधिक प्रत्यारोपण हुए थे। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यद्यपि 27% की यह वार्षिक बढ़ोतरी संतोषजनक है, लेकिन इसकी गति में तीव्रता आनी चाहिए। इसके लिए वर्तमान व्यवस्था और नियमों के अधीन अधिक सुधारों की आवश्यकता है। अंगदान और प्रत्यारोपण से संबंधित सभी संगठनों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरी है। एक बड़ी समस्या संसाधनों के अभाव के रूप में है। भारत में 640 से अधिक बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन अंग प्रत्यारोपण की सुविधा बड़े शहरों के कुछ ही अस्पतालों तक सीमित है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और कर्मियों की भी कमी है। इसके लिए प्रत्यारोपण से जुड़े पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संसाधनों का विस्तार होना चाहिए। ऐसा करने से अधिक लोग अंगदान कर सकेंगे और अधिक लोगों को नया जीवन मिल सकेगा। ऐसा करके हम प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को साकार करने में सफल हो सकेंगे। अंगदान करने वाले व्यक्ति तथा अंग प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिजनों को ऐसा कर बड़ा संतोष और आनंद मिलता है। संसाधन और सुविधा के विस्तार से प्रत्यारोपण के खर्च में भी कमी आएगी। हमारे देश में की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कामकाजी आयु वर्ग 15 से 59 साल से है और अपेक्षाकृत युवा हैं, परंतु बुजुर्गों की तादाद में भी बढ़ोतरी हो रही है। उनका जीवन अच्छा हो, इसके लिए जागरूकता और संचार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन प्रयासों में मीडिया, सचेत
नागरिक संगठनों और विविध संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। विभिन्न अध्ययनों में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अंगदान के केंद्र होने चाहिए जहां इच्छुक लोग अपना पंजीकरण करा सकें। आज के समय में इन सूचनाओं की उपलब्धता हर स्थान पर हो सकती है तथा रोगी को अंग मिलने में आसानी हो सकती है। अंगदान को एक जन अभियान बनाया जाना चाहिए। अगला विषय है जलवायु परिवर्तन से निपटने को साथ आए अरब इजराइल। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी MENA यानी MENA क्षेत्र दुनिया में जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से है। बढ़ते तापमान, जल संकट और मरुस्थलीकरण की मार उन पर पहले से ही पड़ रही है। भविष्य की तस्वीर भी अच्छी नहीं है। कृषि, जल और खाद्य सुरक्षा पर हुए एक सम्मेलन के आयोजक कहते हैं कि क्षेत्रीय विशेषज्ञों के लिए ये वजहें क्षेत्रीय स्तर पर साथ आने पर जोर दे रही हैं। इजराइल कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के विशेषज्ञों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन का लक्ष्य इलाकाई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम तैयार करना है। N7 इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर विलियम बेसलर की माने तो इस क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग से बहुत कुछ किया जा सकता है। N7 इनिशिएटिव ने ही हाल में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में इस सम्मेलन का आयोजन किया था। यह पहल इजराइल, अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है। सहयोग के तरह पानी और ज़्यादा मुहैया कराया जा सकता है, खाद्य कीमतें कम की जा सकती हैं और लोगों की ज़िंदगियां और महफूज की जा सकती हैं। वे मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए खेती एक आदर्श आधार है। खेती में तेज़ी से प्रगति मुमकिन होने के साथ इसका MENA क्षेत्र के लोगों की ज़िंदगियों पर भी बड़ा असर आ सकता है। वे आगाह करते हैं कि अगर हम अभी जलवायु परिवर्तन से निपटने का अवसर गंवा देते हैं तो वह खिड़की आखिरकार बंद हो जाएगी। इजराइल और अधिकृत कब्जे वाले यानी पश्चिमी तट की स्थिति में हालिया तनाव के बावजूद बेसलर मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्रिय रूप से शामिल लोग साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अगला विषय है फर्जी कॉल से परीक्षार्थी परेशान। मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर ठग परीक्षार्थियों को फर्जी कॉल करते हैं कि आप कुछ विषयों में फेल हैं। यदि पास होना है तो गूगल से पेमेंट करें और पास हो जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर ठगों के पास परीक्षार्थियों का डाटा आता कहां से है। हालांकि परीक्षार्थियों व अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए बिहार बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि इस तरह के कॉल आने पर सावधान रहें और उनके जाल में नहीं फंसें। अगला विषय है बदली जीवनशैली से बिगड़ी सेहत। आधुनिक जीवन शैली के कारण लोगों की सेहत बिगड़ रही है। पति पत्नी के कामकाजी होने के कारण डिब्बाबंद खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, लेकिन आसानी से उपलब्धता की वजह से लोग इसका सेवन कर रहे हैं। डिब्बाबंद भोजन से मोटापे के साथ अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। पैकेट बंद खाद्य सामग्रियों पर वसा, नमक और चीनी एवं अन्य सामग्रियों की मात्रा के विवरण के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। साथ ही इसकी गुणवत्ता पर भी नज़र रखनी चाहिए।
अगला आलेख है डिजिटल ईगो को पहचानें। यह आलेख लिखे हैं मुकुल श्रीवास्तव, जो स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। समाज में ऐसी कई मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं हैं जो कल तक आभासी दुनिया का हिस्सा नहीं थी, पर सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल और तकनीकी विकास में इन सीमाओं को समाप्त करना शुरू किया और संचार के साथ इमोजी के माध्यम से भावों को भी व्यक्त करने के तरीके उपलब्ध कराए। पर बहुत से भाव अभी भी छूटे हैं जिन्हें व्यक्त करने या महसूस कराने के लिए पर्याप्त संकेतों का अभाव है। ईगो का मसला ऐसा ही है। डिजिटल युग में सिटीजन नेटिजन में तब्दील हो गए। आज लोग अभी अपनी सोशल पहचान के लिए ज़्यादा सतर्क रहते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, जहां गैर मानवीय वर्चुअल आइडेंटिटी की संभावनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जब हम किसी को या कोई हमें आभासी मंच पर नकारता है, वहीं से डिजिटल ईगो का जन्म होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल नेटवर्क पर अभी अस्वीकृति आमने सामने के टकराव से भी बदतर हो सकती है, क्योंकि लोग आमतौर पर ऑनलाइन होने की तुलना में आमने सामने ज़्यादा विनम्र होते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कुछ लोग पोस्ट या स्टेटस के सही मंतव्य को समझे बगैर टिप्पणी करने लगते हैं। उनसे हमारी कोई पहचान भी नहीं होती। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें ईगो का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह स्थिति घातक भी हो सकती है। डिजिटल ईगो को पहचान पाना आसान नहीं है। मान लें मैंने अपने एक मित्र को फेसबुक पर मैसेज किया। मुझे दिख रहा है कि वह मैसेज देखा जा चुका है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो मैं यह मान लेता हूं कि वह मित्र मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि वास्तव में हो सकता है कि उसके पास वक्त ना हो या उसके अकाउंट कोई और चला रहा हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे चेहरे के भाव नहीं दिखते, कोई आवाज़ का लहजा नहीं होता। ऐसे में किसी ईमेल की गलत व्याख्या करना आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ किसी से भी जुड़ते समय शब्दों के चुनावों और भाव भंगियों के संकेत देने में बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। यही चीज़ हमें मशीन से अलग करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पूरी तरह से मशीन पर निर्भर है। एक बार जो कमांड दिया गया उसी के अनुरूप हर स्थिति की व्याख्या की जाएगी। समय आ गया है कि हम मानव व्यवहार की हर स्थिति की पुनर्व्याख्या करें। हमारा ईगो डिजिटल युग को पसंद इसलिए करता है क्योंकि यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। यहाँ लोग अपने वर्तमान का लुत्फ न उठाकर अपने अतीत और भविष्य के बीच झूलते रहते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की सुंदरता निहारने के बजाय तस्वीरें खींचने में ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं। अगला आलेख है जो हंसमुख व जीवन मुक्त। इस बात से कोई मनतांतर नहीं है कि तनाव आज मनुष्य का साथी बन गया है। हमें तनाव में जीने की इतनी आदत पड़ गई है कि हम प्रतिदिन तनाव के साथ ही उठते और तनाव के साथ ही सोते हैं। इसका कारण है दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता, जिस कारण शक्तिशाली देश भी असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। तो क्या हमें सदैव तनाव के साथ ही बाकी का जीवन व्यतीत करना होगा?
कोई तो उपाय होगा। तनाव से छुटकारा पाने के कई तरीके हैं, परंतु उन सब में सबसे सरल, आसान और सस्ता तरीका है हंसी और खिलखिलाहट। कहते हैं कि तुम हंसो तो विश्व तुम्हारे साथ हंसेगा, अर्थात हंसता हुआ चेहरा अच्छे अच्छों की मनःस्थिति ठीक कर देता है। हंसना मानव अभिव्यक्ति का ऐसा शुद्धतम रूप है जो सभी को एक साथ बांध कर रखता है। चिकित्सकों के अनुसार हंसना मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा प्राकृतिक पोषक है। इसलिए आज डॉक्टर भी अपने मरीजों को सलाह देते हैं कि खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। हंसी हमें शीघ्र ही तरोताज़ा कर देती है, साथ ही हमारे शरीर के रक्तचाप और तनाव के हार्मोन को कम कर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देती है। हम सब इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हंसी तनाव को पूरी तरह मार देती है। बावजूद इसके हम स्वयं को दंडित करने के से बजाय बाज नहीं आते। यह जानते हुए कि तनाव से बचने का इससे सस्ता और सरल उपाय हंसी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम तनाव पैदा करते रहते हैं और हंसने से बचते रहते हैं। हंसी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अचानक हमारे भीतर एक गति निर्मित कर देता है, जिससे हम खिखियाकर उछलने लगते हैं और हमारे शरीर को आराम मिलता है। इससे हमारे शरीर में प्राकृतिक दर्द निवारक रसायन एंडोर्फिन का निर्माण होता है। आप यदि पूरे दिन हंसना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, एक मुस्कुराहट की अद्भुत काम कर सकती है। अतः प्रतिदिन प्रातः जब हम उठें तो एक मीठी मुस्कुराहट के साथ, ताकि हमारे चेहरे की चमक देख औरों का दिन भी अच्छा और खुशी से गुजरे। तो आज से क्या करेंगे? सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदैव तनाव मुक्त रहिए। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।